This is your economics lecture with Mahanayaga Commerce. On our last video, we have to discuss about the topic of barter systems and its drawbacks, money introductions of money and money features. And today we will discuss about the topic of measures of money, supply of money and forms of money. Okay, let's start. So first of all we discuss about the topic of forms of money, कि मनी जो कितने टाइप की होती है, कितने फॉर्म्स हैं मनी. ठीक है, फर्स्ट है फिएट मनी. फिएट मनी, अब देखिए फिएट मनी क्या होती है. इशूड, फिएट मनी वो मनी होती है कि इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के ऑर्डर और अथॉरिटी से क्या होती है, इशूड होती है. इट इंक्लूड्स ऑल कॉइन्स एंड ऑल नोट्स एंड कॉइन. और फिएट मनी के अंदर जितने भी पेपर नोट होते हैं और जितने भी हमारे नोट्स होते हैं, जितने भी हमारे कॉइन्स होते हैं, सब के सब फिएट मनी के अंदर. फिएट मनी क्या होती है, जो इजीली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ली जाती है. दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी. जो कि गवर्नमेंट अपने ऑर्डर और अपनी अथॉरिटी के बेस के ऊपर उसको इशू करती है, उसको हर कोई पर्सन इजीली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, भाई गवर्नमेंट ने कहा है कि 2000 रुपीज़ का नोट है, तो सब ने उसको 2000 का मान लिया और एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या करने लगे आफ्टर द डिमोडलाइजेशंस. ठीक है, नोटबंदी के बाद क्या करने लगे, 2000 के नए नोट आ गए. गवर्नमेंट ने कहा, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, उसने कहा कि 2000 का नोट है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज चलेगा. चला या नहीं चला, बिल्कुल चला. समझ में आई बात. तो गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी से जो करेंसी इशू होती है, वो मनी इशू होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिएट मनी. इसके अंदर सभी के सभी नोट और सभी के सभी कॉइन आते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है फ्यूडरेटरी मनी. फ्यूडरेटरी मनी क्या होता है, देखिए फ्यूडरेटरी मनी एज ए एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजीली फ्यूडरेटरी मनी को भी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, इट द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, ये देने वाले और लेने वाले के ट्रस्ट के बीच के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है, इसके अंदर ट्रस्ट होता है. जितने भी चेक होते हैं, जितने भी चेक्स होते हैं, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फ्यूडरेटरी मनी के अंदर. समझ में आई बात. फ्यूडरेटरी मनी होती है, उसको भी पर्सन्स इजीली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, और ये पेयर और पेई के ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है, इसके अंदर जितने भी चेक्स होते हैं वो सभी फ्यूडरेटरी मनी के अंदर आते हैं. चेक होते हैं, क्या होते हैं, ट्रस्ट के ऊपर ही सप्लाई होते हैं. ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पेयर एंड टू पे. ठीक है, आगे देखिए फुल बॉडीड मनी. अब हम डिस्कस करते हैं फुल बॉडीड मनी के बारे में. फुल बॉडीड मनी क्या होती है. फुल बॉडीड मनी भी इजीली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ली जाती है. होता क्या है, द कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल द मनी वैल्यू. उसकी कमोडिटी वैल्यू मतलब गुड्स, वो जिस गुड्स से बनी है, जिस कमोडिटी से बनी है, उसकी जितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर, और उसके ऊपर जितना पैसा लिखा है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, मतलब उसकी मनी वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है. दैट मीन्स कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू. कमोडिटी वैल्यू क्या, वो कॉइन, अगर हम कॉइन के एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, वो जिस मेटल से बना है, मतलब जिस कमोडिटी से बना है, जिस सामान से वो बना है, जिस रॉ मटेरियल से वो बना है, ठीक है, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है वो. ठीक है, और उसके ऊपर कितना प्रिंट है, कितना लिखा है, 1 लिखा है. ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, मनी वैल्यू. दैट मीन्स कमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू इज इक्वल. दैट कॉज द फुल बॉडीड मनी. ठीक है, 1 रुपये का सिक्का जिस मेटल से बनता है, उसकी वैल्यू अगर मार्केट में सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 रुपये ही होगी, और उसके ऊपर 1 लिखा है, दैट मीन्स वो मार्केट में 1 रुपीज़ में ही चलेगा, तो मनी वैल्यू भी उसकी 1. ठीक है, कमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू दोनों क्या हो गई, इक्वल. समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा. अब आगे देखें, अगर ऐसा नहीं होता तो अगर गोल्ड के जो कॉइन थे, अगर उसके ऊपर 1 लिखा हो, गोल्ड से बना हो और उसके ऊपर 1 लिखा हो, तो लोग 1 रुपीज़ में मनी वैल्यू में उसको चलाएंगे या उसकी कमोडिटी वैल्यू में उसको चलाएंगे. समझ में आ रही बात. अदरवाइज क्या करेंगे लोग, भाई गोल्ड का कॉइन है, उसके ऊपर 1 लिखा है, अगर मार्केट में इसको मनी वैल्यू के हिसाब से चलाएंगे तो वो 1 रुपीज़ में ही जाएगा. अगर हम इसको एज ए गोल्ड के हिसाब से, कमोडिटी के हिसाब से अगर इसको चलाएंगे तो बहुत पैसे का है. समझ में आ रही बात. ठीक है,
समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी, अब देखिए आगे क्रेडिट मनी। मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी को भी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उसमें होता क्या है देखिएगा, मेन पॉइंट बता दिया मैंने, मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। उसके ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होती है, उसकी मनी वैल्यू। मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, उसकी कमोडिटी वैल्यू के कंपैरिजन। कमोडिटी के वैल्यू मतलब जिस पेपर से वो बना है, जिस मेटल से वो बना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोट के एग्जांपल लेते हैं। किसी नोट के ऊपर 10 रुपीज़ लिखा है, नोट कितना होता है, नोट तो इतना ही होता है, छोटा सा ही होता है, इसके ऊपर अगर 10 रुपीज़ लिखा है, ठीक है, अगर ये लिखा है 10 रुपीज़, ये इसकी क्या है, मनी वैल्यू। 10 रुपीज़ में चलेगा मार्केट के अंदर, बिल्कुल दौड़ेगा, ठीक है। और अगर इस 10 को यहाँ से हटा दें, गवर्नर के साइन हटा दें, ठीक है, और गांधी जी को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, तो क्या ये पेपर 10 रुपये में चलेगा, तो क्या ये 10 रुपीज़ होंगे, नहीं, ये एक ऑर्डिनरी सिंपल पेपर होगा। क्या होगा, ये ऑर्डिनरी सिंपल पेपर होगा, समझ में आ रही बात। तो उस पेपर का वैल्यू क्या 10 रुपये होगी मार्केट में, अगर उस पेपर को अगर हम बेचेंगे तो 10 रुपये में सेल होगा, वो नहीं होगा। दैट मीन्स, ठीक है, जितने भी पेपर के नोट आते हैं, जितने भी पेपर नोट आते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जितने भी पेपर नोट आते हैं, दैट मीन्स उनकी मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। वो जिस कमोडिटी से बनते हैं और जितना उसके ऊपर मनी की वैल्यू जो लिखी होती है, मनी वैल्यू ज़्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू कम होती है। मैंने एग्जाम्पल आपको 10 रुपीज़ के नोट से दे दिए। ये थे फॉर्म्स ऑफ मनी। आई थिंक आपको आगे होंगे समझ में। आगे हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी जो इशू करते हैं मनी को, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं कहते हैं, जो डिमांड करते हैं मनी, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी, मनी की टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी रखी है, जितनी भी मनी रखी है, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आ रही बात, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, पब्लिक ही डिमांड करती है मनी की, ठीक है, वही डिमांडेड होते हैं। सप्लाई ऑफ मनी छोटा सा पॉइंट था, इतना ही आता है इसके अंदर, ज़्यादा सिर्फ एक मीनिंग या डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सप्लाई ऑफ मनी। आगे हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है, ये भी एक छोटा सा मीनिंग ही है, ठीक है, बट डिस्कस कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है। यूनिट ऑफ अकाउंट, करेंसी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की करेंसी को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट। करेंसी ऑफ एनी कंट्री, दैट मीन्स किसी भी कंट्री की करेंसी को क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ अकाउंट। इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी है रुपीज, क्या है, रुपीज, ठीक है, तो रुपीज क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब आगे देखिए, हु सप्लाइज मनी। सप्लाई, मनी की सप्लाई कौन करते हैं, मनी सप्लाई तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मनी की सप्लाई कौन करता है वो और देख लीजिएगा। मनी को कौन सेंटर, डिमांड करने वाली तो पब्लिक है, लेकिन सप्लाई करने वाला कौन है, देखिए सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल्स बैंक, जो कमर्शियल्स बैंक होते हैं, जैसे SBI है, PNB है, HDFC है, ICICI है, ये सारे क्या हैं, एक्सिस बैंक है, यश बैंक है, सारे क्या हैं, कमर्शियल्स बैंक, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ये तीनों सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट, तीनों के तीनों मिलकर के मनी की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कौन से बेस के ऊपर, विद द मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स, तीनों को तीनों मनी की सप्लाई तो करते हैं इकोनॉमी के अंदर, बट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस के ऊपर मनी की सप्लाई करते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स क्या मतलब, 200 करोड़ रुपीज़ उनके पास होने चाहिए, 200 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 200 करोड़ में क्या क्या आता है, 115 मस्ट हैव बी गोल्ड, 115 करोड़ रुपीज़ का गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ की क्या होनी चाहिए, फॉरेन करेंसीज या फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए, तब मिलके कितना हो गया, 200 करोड़ विद द मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स।
इसके बेस के ऊपर ये तीनों के तीनों मनी की सप्लाई करते हैं इकोनॉमी के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। एक लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट और भी बचता है इसके अंदर कि मेजर्स ऑफ मनी। मेजर्स ऑफ मनी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर्स ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ मनी इज इक्वल टू M1। पहले आता था M1, M2, M3, M4 जब हम पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब आपके बुक्स में सिर्फ इतना ही है, M1 ही है। M1 को अच्छे से डिटेल से समझ लीजिए। मेजर्स ऑफ मनी के अंदर आता है M1, और M1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स, और OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। आगे देखिए, C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी है दैट मीन्स C, चाहे वो पेपर नोट है चाहे वो कॉइन्स है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जितने भी पेपर नोट है, जितने भी कॉइन्स है, सब किसके अंदर आते हैं? C के अंदर, दैट मीन्स करेंसी। DD डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज द चेकेबल डिपॉजिट्स। ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, विड्रॉ या ट्रांसफर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर डिमांड है तो उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या है? DD डिमांड डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं। आगे आता है OD, क्या आता है? अदर डिपॉजिट्स। अब देखिए OD के अंदर क्या आता है? OD के अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं विद RBI के साथ में, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे नाबार्ड, ठीक है, उसकी डिमांड डिपॉजिट्स है RBI से, उसको OD के अंदर इंक्लूड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट विद RBI के साथ जो फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट है और जो फॉरेन कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, दोनों की जो डिमांड डिपॉजिट्स है RBI के साथ में, उसको भी हम OD के अंदर इंक्लूड करते हैं। लास्ट में बचता है OD के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड वर्ल्ड बैंक। इंटरनल डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI, वर्ल्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सबसे पहला पॉइंट मैंने OD के अंदर आपको बताया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बट वो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया। लास्ट वाला जो पॉइंट बता रही हूँ, थर्ड जो पॉइंट, कि द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे IMF है और वर्ल्ड बैंक, इनकी डिमांड डिपॉजिट्स RBI से। समझ में आ गया? तो OD के अंदर तीन ही पॉइंट आएंगे हमारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन कंट्री करेंसीज एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक, और डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड वर्ल्ड, ठीक है। दैट मेजर्स ऑफ मनी। मेजर्स ऑफ मनी मतलब M1 के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट आते हैं, तब M1 मिलता है, ठीक है। तो ये था वीडियो हमारे इस मनी के बारे में, और मनी का चैप्टर फिनिश। आज हमने मतलब 2 वीडियो के अंदर हमने अपने मनी के चैप्टर को रिकवर कर लिया है, और बहुत अच्छे तरीके से। ये जीसा चैप्टर था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा लेंथी भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं, फिएट मनी, फिएट रसीद मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। मनी सप्लाई मनी क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है ना, हु सप्लायर्स ऑफ मनी को सप्लाई कौन करते हैं, एंड लास्ट में जो हमने डिस्कस किया है कि मेजर्स ऑफ मनी को मेजर्स कैसे करते हैं, M1, C प्लस DD प्लस। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।